हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी मैम? हम सब एकदम बढ़िया हैं। आप बताइए जी, आप कैसे हो? जी हम भी एकदम बढ़िया हैं। लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए। जी मैम, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम मौज बहार चल रही है। रिवीजन पढ़ाई सब अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही? जी मैम, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी 1 सितंबर से, स्टार्ट होगी 4:30 पे डेली होगी, तो वही आज हम करने जा रहे हैं। चलिए जी, इस रिवीजन क्लास का नाम जो मैंने दे रखा है वो है पॉकेट समरी क्लासेस। क्या नाम है? पॉकेट समरी रिवीजन क्लासेस। ओ माय गॉड मैम, इतना डिफरेंट नेम आपने क्यों दिया? देखो, आप सब पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, पर ये पॉकेट समरी आप सबकी पढ़ाई पर 4 चांद लगा देगी। मैम ऐसा कैसे? पहले हमको बताइए कि इस पॉकेट समरी की इंपॉर्टेंस क्या है, और वो सारे डाउट्स हमारे पहले क्लियर कीजिए जो कि हमें आएंगे। मुझे पता है आपको क्या क्या डाउट्स आएंगे इस क्लास को करने से पहले, तो अभी पहले 2 से 4 मिनट लगा के मैं आपको पूरा डिस्कशन कर दूंगी यहाँ पर, सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, सारी क्लैरिफिकेशन अभी के अभी मिल जाए। उसके बाद हम ये समरी स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। समरी जो हम करेंगे, मुश्किल से अगर छोटा चैप्टर है तो 15 मिनट लगेगा, बड़ा चैप्टर है तो 30 मिनट 40 मिनट, जैसे कि आईटीसी का चैप्टर है 40 to 50 मिनट्स लगेगा, और अगर कोई छोटा चैप्टर है तो 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम। जो हमारा टाइम लिमिटेशन है वो यही है। इतनी टाइम लिमिट में हमको पर्टिकुलर ईच एंड एवरी चैप्टर खत्म करना है। चलिए आप सुनिए मैम, इस चैप्टर का, सॉरी इन समरी नोट्स का नाम आप पॉकेट समरी नोट्स क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप इनको पॉकेट में कैरी करके कहीं भी घूम सकते हो। ये इतने ज़्यादा कंसाइसली बनाए गए हैं, इनमें ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ईच एंड एवरी कीवर्ड है, सब कुछ है इसमें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बनना चाहिए। वो सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा उसमें ये आपको पढ़ने हैं। एग्जाम में मैम इसको पढ़ेंगे 2 घंटे लग जाएगा। आप इन नोट्स को एक बार मेरे साथ पढ़ लो, एक बार खुद से पढ़ लेना, उसके बाद सिर्फ 20 मिनट्स लगेगा। एग्जाम में, एग्जाम जस्ट देने से पहले आप इसको पढ़ोगे, 20 मिनट में पूरा जीएसटी पढ़ लोगे। 20 मिनट में पूरा जीएसटी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या ये चीज? नो मैम। लेकिन वो कब होगा? जब ये नोट्स एक बार मेरे साथ पढ़ लो, एक बार ये नोट्स खुद से पढ़ लो, फिर एग्जाम से 2 घंटे पहले उठा लेना। 20 मिनट में ये नोट्स कंप्लीट ना हो जाए तो कह देना। चलिए जी, अब मैम बात आती है कि ये हम मेन कंटेंट से आपने उठाया है या फिर क्या किया है। देखो, जो मेन कंटेंट है वो मैं यहाँ नहीं खोलूंगी। मेन कंटेंट हम अपनी मेन क्लासेस में खत्म कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने मेरे से क्लास ली हो वो तो ये करेंगे ही करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से मेन क्लासेस नहीं की हैं वो भी इनको कर सकते हैं। मैम ये क्लासेस जो पॉकेट समरी क्लासेस हैं ये कौन से बच्चों के लिए है? ये सीए वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ये सीएमए वाले स्टूडेंट्स भी करेंगे, और ये सीएस वाले स्टूडेंट भी करेंगे। सीए वाले भी करेंगे, सीएमए वाले भी करेंगे, सीएस वाले भी करेंगे। सबके लिए है। इंटर के लिए है मैम? जी मैम, इंटर के लिए, सीएमए इंटर के लिए भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव होता है उनका, उसके लिए भी है। क्या मैम फाइनल के स्टूडेंट्स भी ये समरी क्लासेस कर सकते हैं, पॉकेट समरी पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि इंटर में जो चैप्टर्स हैं वो एज इट इज फाइनल में है, लेकिन कुछ चैप्टर इंटर में है बट फाइनल, सॉरी इंटर में नहीं है बट फाइनल में है। तो जो चैप्टर इंटर में है वो फाइनल में भी है। उन सभी चैप्टर को आप यहाँ से सीख सकते हो। अगर फाइनल के स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका डाउट बचा होगा जो कि मुझे इन क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले बताना है। चलिए, सारी बातें समझ आई कि नहीं, कि किसको पढ़ना है, इसको पढ़ने का क्या मतलब है? जी देखो, रिवीजन का दौर चल रहा है। रिवीजन के दौर में ये नोट्स अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो चीज़ों पे ऐसे ग्रिप बन जाएगी, इतनी कमांड बन जाएगी कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, आंसर आपको आता होगा। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूरी दी जा चुकी है। अब बात आती है समराइज्ड की, जिसकी है आप सबको बहुत टाइम से इंतजार, जिसका था आप सबको बहुत टाइम से इंतजार। चलिए जी, अब करते हैं हम पॉकेट समरी स्टार्ट।
सबसे पहले तो ये सुनो कि जो चैप्टर्स हैं बिल्कुल सीक्वेंस में करा रही हूँ। स्टिल आप सबकी कोई डिमांड हो तो मैसेज करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर, जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर आप सबको क्या बताता था, जीएसटी क्या है, जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है, टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी कब आया, इस तरह की बातें ये चैप्टर करता था। लेकिन इस चैप्टर में से जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी बातें यहाँ अवेलेबल हैं। मैम कुछ टॉपिक छूटे भी हैं क्या? जो सी कैटेगरी के टॉपिक्स होते हैं उनको मैंने इनमें नहीं मिलाया है। सी कैटेगरी के टॉपिक में अगर कोई ऐसी बात थी जो एग्जाम में पूछी जाती है या मुझे ऐसा लग रहा था इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो पूरी तरह से इररेलेवेंट हो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए जी, अब ये इंट्रोडक्शन सिर्फ मुझे आज देना था, मैंने दे दिया। अब आगे से किसी भी क्लास में ये चीज़ें रिपीट नहीं की जाएंगी, सिर्फ हम आएंगे, समरी पढ़ेंगे और चले जाएंगे। चलिए जी सुनिए। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। टैक्स किसे कहते हैं? कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन। आप सब जानते हो पैसे की जबरन वसूली अंडर एनी लॉ, पैसे की जबरन वसूली किसी लॉ के तहत की जाती है। क्यों की जाती है? लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उसी को टैक्स कहा जाता है। मतलब मैम जब भी कोई पैसे की जबरन वसूली करेगा, उस पैसे को वसूल करने का हक किसको होता है? वो पर्सन कौन है मैम? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करती है? गवर्नमेंट उस पैसे को हमारे ऊपर खर्च कर देती है, अच्छा डेवलपमेंट कराती है हमारा, अच्छी एजुकेशन हमें दिलाती है, हमारी हेल्थ अच्छी कराती है, हमें खाने पीने को दे देती है, रोड बनवाती है, ब्रिज बनवाती है। मैम ना जाने गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या कर जाती है। बिल्कुल। क्या गवर्नमेंट अपने पास से करेगी? नो, गवर्नमेंट आप ही से लेती है और आप ही को अर्पण कर देती है। चलिए, तो कंपलसरी एक्सटॉर्शन अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन, उसको क्या कहते हैं? टैक्स। मैम ये जो कंपलसरी एक्सटॉर्शन है, यानी कि जो हफ्ता वसूली करते हैं, वो भी टैक्स है। हफ्ता वसूली क्या लॉ का पार्ट है? हफ्ता वसूली के पीछे क्या कोई एक्ट बना हुआ है? बताइए। नो मैम, हफ्ता वसूली के पीछे कोई एक्ट नहीं बना, जिसकी वजह से हफ्ता वसूली एक्ट का पार्ट नहीं है। कंपलसरी एक्सटॉर्शन है बट वो लॉ का पार्ट नहीं है। चलिए जीएसटी बताइए, जीएसटी टैक्स है कि नहीं? जी मैम, जीएसटी टैक्स है क्योंकि इसके पीछे एक्ट लगा हुआ है। इंपोर्ट ड्यूटी, यस, इंपोर्ट ड्यूटी इज अ टैक्स क्योंकि इसके पीछे कस्टम एक्ट लगा हुआ है। सर्विस चार्जेस रिकवर्ड बाय रेस्टोरेंट, बताइए। आप बताइए जल्दी बताइए। आप सब जाते हो रेस्टोरेंट में, जाते हो, जो भी बिल होता है उस पर जीएसटी लगा होता है, प्लस सर्विस चार्जेस ऐड होते हैं। वो क्या होते हैं सर्विस चार्जेस? वो क्यों लगाए जा रहे हैं? जब जीएसटी लगा दिया तो जीएसटी इज अ टैक्स, लेकिन जो सर्विस चार्जेस लगाए जाते हैं, जो वेटर अपनी सर्विस दे रहे हैं, जो क्लीनिंग की फैसिलिटी आपको वहां मिल रही है, उन सब के लिए आपके ऊपर एडिशनल चार्ज लगा दिए जाते हैं। लेकिन ये एडिशनल चार्ज के पीछे कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, इसलिए ये टैक्स नहीं है। टैक्स कितने टाइप का होता है? टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर इम्पोस्ट किया जाता है उसी के द्वारा सहा भी जाता है। इम्पोस्ट किस पर होता है? डायरेक्टली टैक्स पेयर पर। भरता कौन है? इसको टैक्स पेयर ही भरता है। आप इनकम कमा रहे हो, आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आप ही भरोगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये इम्पोज्ड होता है टैक्स पेयर के ऊपर, लेकिन इसको सहता कौन है? इसको भरता कौन है? इस टैक्स की भार किसके ऊपर पड़ती है? मैम अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि बाकी सबको तो रिफंड वगैरह मिल जाता है। आप सबको पता है, क्रेडिट चेन की सबको नॉलेज है। तो अल्टीमेटली भार किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर। भरता कौन है? कंज्यूमर। लेकिन इम्पोज्ड किसके ऊपर हुआ? टैक्स पेयर के ऊपर। आइए नेक्स्ट। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है टैक्स का, वो शिफ्ट होता है कि नहीं? नहीं मैम, बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पेयर के ऊपर ही लगता है, टैक्स पेयर ही भर देता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैम लगता टैक्सेबल पर्सन के ऊपर है और टैक्सेबल पर्सन इसको कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है, तो भरता कंज्यूमर है तो बर्डन शिफ्ट हो गया, और टैक्स पेयर कंज्यूमर से कलेक्ट करके उसको गवर्नमेंट को भर देता है। वेरी गुड। चलिए जी, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये नेचर में कैसा होता है? मैम ये नेचर में प्रोग्रेसिव होता है। मतलब कि मैम ये गरीब पर कम लगता है और अमीर पर ज्यादा लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर स्लैब अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है? स्लैब रेट। स्लैब रेट क्या होता है? कम इनकम पर कम टैक्स, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? नेचर में रेग्रेसिव। एक बिस्किट का पैकेट चाहे अनिल अंबानी जी खाएं, चाहे एक बेगर खाए, भिखारी खाए, सबके ऊपर जीएसटी का सेम भार पड़ता है, सेम मार पड़ता है। तो यानी कि जीएसटी रेग्रेसिव है, वो अपना रंग नहीं बदलता, वो रिजिड रहता है। नेक्स्ट,
ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये इनकम पर लगता है और हाउस प्रॉपर्टी पर लगता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये कंजम्पशन पर लगता है, एक्सपेंडिचर पर लगता है, राइट्स पर लगता है, प्रिविलेजेस पर लगता है। जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उन सब पर लगता है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बताइए डायरेक्ट टैक्स का मैम? इनकम टैक्स, एंड जीएसटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। पॉकेट समरी, फिर से पेज नंबर 2 पर आ जाइए। पेज नंबर 2, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। आप सबको मैंने स्टार्टिंग में बेसिक क्लास में बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली उसी अमाउंट के इक्वल इनडायरेक्ट टैक्स से भी मिलता है। नेक्स्ट, ये लगता किस पर है? ये लगता है जब गुड्स और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स की सेल होती है, परचेज होती है, इंपोर्ट पर लगता है, एक्सपोर्ट पर लगता है, और जब आप सर्विसेज अवेल करते हो तब लगता है। क्या मैम इसमें बर्डन शिफ्ट हो जाता है? जी इसमें बिल्कुल बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अभी तो देखा था, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पेज। इसमें जो टैक्स है वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे लग रहा था क्या? नो, इसमें जो टैक्स लग रहा था टैक्स पेयर पे, लेकिन टैक्स पेयर किसको दे रहे थे? कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। क्या टैक्स डायरेक्टली कंज्यूमर को पिंच हुआ? नो मैम, टैक्स डायरेक्टली कंज्यूमर को पिंच नहीं हुआ था। आइए नेक्स्ट, अफेक्ट इन्फ्लेशन। ये जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि जब जब खाने पीने की चीज़ें हो, कोई भी यूज़ करने की चीज़ें हो, कुछ भी हो, जब उन पर जीएसटी का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा दैट मीन्स महंगाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। कैसे? जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब पर जीएसटी का रेट क्या होता है? बढ़ा दिया जाता है। जब जीएसटी का रेट हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे लाइक तंबाकू पे बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? तंबाकू महंगी हो जाएगी। अब जब तंबाकू महंगी हो जाएगी तो क्या होगा? लोग उसको कम परचेज करेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं होगा, उसको कम परचेज करेंगे। जब कम परचेज करेंगे तो सोशली वेलफेयर का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को भी एक फायदा हो रहा है। जब जीएसटी का रेट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये रेग्रेसिव होता है, ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नीड फॉर जीएसटी डेफिशिएंसीज अर्लियर। ये क्या लिखा है मैम? नीड फॉर जीएसटी, हमें जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? हमें जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी ये बात हम तब जान पाएंगे जब हम ये जान लेंगे कि पुराने लॉ में क्या क्या डेफिशिएंसीज थी, पुराने लॉ में क्या क्या खामियां थी। तो ये आंसर मैंने क्लासरूम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बनाना सिखाया था। वो इससे भी डबल ट्रिपल पॉइंट्स उसमें लिख सकते थे, बट यहाँ मैंने लिमिटेड पॉइंट्स लिखे हैं। आप सब इससे ज्यादा लिखना चाहो तो लिख लेना, बट इतने पॉइंट्स एग्जाम में लिखना मैंडेटरी है। क्या क्या खामियां थी पुराने लॉ में? सुनो, पुराने लॉ में डबल टैक्सेशन एग्जिस्ट करता था, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो रहा था, मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। और डबल टैक्सेशन मतलब एक ही चीज पे दो दो टैक्स लग रहे थे। मल्टीपल टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस थे। अभी क्या किया? सारे टैक्सेस को मिला के जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया। मल्टीपल लेवल ऑफ सप्लाईज थे, इंटर ट्रांजेक्शन थी, इंट्रा ट्रांजेक्शन थी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थी, बट अब क्या है? सिर्फ इंटर एंड इंट्रा। क्यों? क्योंकि मैम आपने बताया था कि इंटरनेशनल को भी अब इंटर बोला जाता है। पहले मल्टीपल टैक्सेस हुआ, मल्टीपल टैक्स रेट हुआ करते थे, बट अब मल्टीपल टैक्स रेट नहीं है। अब कितने? 5, 12, 18, 28। मल्टीपल इवेंट्स हुआ करती थी, मैन्युफैक्चरिंग एक इवेंट होती थी, सेल एक इवेंट होती थी, वहां पर परचेज एक अलग इवेंट होती थी, बहुत सारी इवेंट्स होती थी। बट अब इवेंट क्या होती है? सप्लाई। सप्लाई है तो टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। मल्टीपल टैक्सेबल पर्सन, पहले बहुत सारे टैक्सेबल पर्सन थे, अब कौन है? सप्लायर और रेसिपिएंट। तो ये सारी खामियां थी। इन सभी खामियों की वजह से हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से जीएसटी आया। चलिए जी, तो इतनी बात आप सबको समझ आई। आप कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैम। इसका मतलब इससे पहले जो पढ़े वो इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो जी देखो, इस समरी में जो लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे पॉइंट्स जो ऊपर नहीं आए बट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो वो मैंने अलग से लिख दिया है। ये एमसीक्यूज बना के बेसिकली आप सबसे पूछा जाता है। चलो पढ़ो इसको। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। इंडिया में ड्यूअल मॉडल ऑफ फ्रेमवर्क यूज होता है, स्टेट पर अलग, सेंट्रल पर अलग। सबसे पहली कंट्री फ्रांस थी जिसने जीएसटी को अपनाया था, और कब अपनाया था? 1954 में। इंडिया में जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 में। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिए, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल एंड 101 नंबर का एक्ट। याद रखना कि जीएसटी
122 नंबर का बिल है एंड 101 नंबर का एक्ट है। मैम ऐसा क्यों, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्यों है? आप सब जानते हो जितने भी बिल्स आते हैं क्या सभी बिल्स पास होकर एक्ट बन जाते हैं? नो, कुछ बिल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास ही नहीं पहुंच पाते तो वो एक्ट नहीं बन पाते। इसीलिए जीएसटी 122वें नंबर का बिल था, लेकिन ये एक्ट कौन सा बना? 101 नंबर का ये एक्ट बना। चलिए जी, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक अब यहीं पे ख़त्म होता है रिवीजन का। आप सबने यहाँ से किया, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपनी बुक से रिवाइज करो, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, जहाँ भी क्वेश्चंस हैं, आज वो क्वेश्चंस ख़त्म करो। जो भी डाउट्स हो आज पूछ लो। इस चैप्टर को पूरी तरह से पैक करके रख दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बाय बाय, टेक केयर।